नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ और शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के शताब्दी समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसका आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में मदरसा से जुड़े 15,000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बहुत बुरा हाल था और पहले की सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। वहीं 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज्य है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा या झंझट नहीं होता है। पहले मदरसों की स्थिति काफ़ी खराब थी और मदरसा शिक्षकों को बहुत कम पैसा मिलता था। वर्ष 2006 से मदरसों को निबंधन किया गया है तथा उन्हें सरकारी मान्यताएं दी गई हैं। मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया गया है और तब से लगातार समान वेतन दिया जा रहा है। सीएम ने कहा, वर्ष 1989 में भागलपुर में दंगे हुए थे, लेकिन उस समय तथा बाद की सरकार ने इसी सही ढंग से जांच नहीं कराई थी। जैसे ही नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने इसकी गहन जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की है और दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया है। पटना के बापू सभागार में गुरुवार को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ी घोषणा नहीं की है, जिसके बाद शिक्षक नाराज हो चुके हैं। मदरसा शिक्षक चाहते थे कि वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ, आक्रोशित शिक्षक पर्चे लहराने लगे। उनका कहना था कि 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2,459+1 मदरसों को वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब केवल 1,659 मदरसे ही बचे हैं। इतने वर्षों से हमें भुखमरी की कगार पर हैं और शिक्षकों ने कहा कि इस कार्यक्रम में घोषणा होनी थी और मुख्यमंत्री ने भाषण में कुछ भी ऐलान नहीं किया है। हंगामा बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से कहा है कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने शिक्षकों से ज्ञापन भी प्राप्त कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। वे गुरुवार को वोट अधिकार यात्रा के लिए पटना से शेखपुरा रवाना हुए हैं और इस दौरान उन्होंने नए यूनियन टेरिटरी बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता देश को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने इस बिल को टॉर्चर करने वाला बिल बताया है और आरोप लगाया है कि ये उन लोगों को दबाने के लिए लाया गया है जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने आगे भी कहा है कि अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार की जनता ने इनकी विदाई का मन बना लिया है। अपराध, पलायन, शिक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बिहार की जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। सर, नीतीश जी आज पहली बार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं काफी समय के बाद, क्या लगता है कुछ असर होगा? देखिए, वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। सासाराम में नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश उस समय गुस्से में आ गए जब
उनसे कुछ पत्रकारों ने नगर की समस्याओं से संबंधित सवाल करने शुरू कर दिए। इसके बाद नगर विकास मंत्री ने पत्रकारों को कहा कि आप हमारी मर्जी के खिलाफ हमारा बयान नहीं ले सकते हैं। आप लोग कैमरे की जगह अब पिस्तौल लेकर चला करो। बता दें कि नगर विकास की करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करने मंत्री सासाराम पहुंचे थे। इस दौरान नगर में व्याप्त समस्याओं से संबंधित जब उनसे सवाल किए जाने लगे तब मंत्री पत्रकारों को धैर्य रखने की अपील करने लगे। लेकिन जब मंत्री महोदय कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे तो उन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों, वार्ड पार्षदों तथा उपस्थित पत्रकारों के समक्ष कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे कोई भी बयान नहीं लिया जा सकता है। यही हाल रहा तो पत्रकारों को पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सामने कैमरा देखा तो बात को हंसी में टाल दिया। मंत्री के गार्ड ने भी कैमरा पर्सन को आगे की रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया। का पेशेंस नहीं हो तो सवाल मत पूछिए, और जवाब लेने का पेशेंस हो तो सवाल पूछिए। हम पहले ही जवाब दे चुके हैं, सर्किट हाउस में सारी बात बता चुके हैं। हमारा आगे 4-3 कार्यक्रम है। बात करेंगे सहरसा की, जहां दशकों बाद यहां के लोगों की खुशियों के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व में प्रसारित बंगाली बाजार ढाला पर आरओबी निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा। सहरसा के लोगों के लिए जाम की समस्या 3 दशकों से ज्यादा समय से अभिशाप बनकर साबित हो रही थी। कई बार शिलान्यास के बाद इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब सभी अड़चनें दूर होने के बाद टेंडर की सारी प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद अगले महीने से आरओबी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अब सजग दिख रहा है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी दुकानदार हैं, उनको नोटिस भी दिया गया है। इसके बावजूद खाली नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर सहरसा डीएम दीपेश कुमार और एसपी हिमांशु रात सड़क पर उतरे हैं और अतिक्रमण पर दुकान चलाने वाले दुकानदारों को जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने की हिदायत दी है। इंडो नेपाल सीमा स्थित जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में अपराध एवं तस्करी रोकने को लेकर अब तीसरी आंखें निगरानी करेंगी, क्योंकि जोगबनी नगर परिषद को अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। सीमा पर अव्यवस्थित नगर परिषद ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया है, जो नगर के सभी वार्डों के मुख्य स्थलों पर कैमरे लगाए गए हैं। नगर परिषद में कुल 285 कैमरे लगाए जाने की योजना है। इसमें जोगबनी मुख्य बाजार, चौक और चौराहों पर 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे लगाए जाएंगे। इससे हर दिशा की निगरानी हो सकेगी और अन्य स्थानों पर अत्याधुनिक CP+ कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस बाबत राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों को सीसीटीवी सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नगर परिषद जोगबनी क्षेत्रांतर्गत सभी मुख्य चौराहे या मुख्य मार्ग पर तकरीबन 285 सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, और ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके तहत हमारी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका कि लाइव प्रसारण थाना और जिला में भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में लगभग 200 कैमरा हमारा एक्टिवेट हो चुका है और एक सप्ताह में पूर्ण रूप से सारे कैमरे एक्टिवेट हो जाएंगे। नवगाछिया पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलो से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 से 3.5 करोड़ बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए नवगाछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 18 अगस्त को बिहरपुर थाना की पुलिस टीम ने XUV 300 वाहन को रोककर जांच की है और तलाशी के दौरान वहां से करीब 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और एक SUV कार बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों में गौतम राय, संजना राय और एक अन्य महिला शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ब्राउन शुगर मणिपुर से लेकर नवगाछिया होते हुए अन्य जगहों पर सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। साथ में जो ये गाड़ी का ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है गौतम राय। और जहां ये डिलीवरी करने जा रही थी उसमें एक अभियुक्त का नाम है मांगन कुमार, जो कि अभी फ़िलहाल फ़रार है। उसके यहाँ डिलीवरी करने जा रही थी।
तो उक्त पूरी घटना पर बीरपुर थाना कांड संख्या 205/25 दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और 5 नामजद लोगों पे किया गया है, जो कि ये उक्त 4 हैं, प्लस एक अभियुक्त जो इनसे मणिपुर में इनके द्वारा लिया गया था ब्राउन शुगर, उसको भी नामजद किया गया है। तो ये जो दोनों अभियुक्त हैं, इनका हम लोग फॉरवर्ड लिंकेज की कहाँ पे आगे डिलीवरी हो रही थी, प्लस बैकवर्ड लिंकेज की कहाँ से लाया गया था, उसका पूरा हम लोग लिंक एस्टैब्लिश करेंगे आसूचना संकलन और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे, और उन लोग पे भी हम लोग आगे गिरफ्तारी करेंगे। अभी ये डिटेल ये महिलाएं और जो ड्राइवर है इनके द्वारा दिया नहीं गया है, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके सीडीआर और जो बाकी का एनालिसिस होता है उससे करके हम लोग मांगन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी गिरफ्तारी करेंगे। भागलपुर में बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज के तहत जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए हैं। विजेताओं को मेडल और चेक के माध्यम से नगद राशि देकर सम्मानित भी किया गया है। खेल पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के छिपे हुए प्रतिभाओं को सामने लाना है। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिला है। बात करेंगे झारखंड की। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित आवास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिवंगत रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं भी जताई हैं। इस अवसर पर सीएम के साथ पहुंची उनकी विधायक पत्नी को देखकर रामदास सोरेन का परिवार भावुक हो गया, जिन्हें संभालती और समझाती हुई कल्पना सोरेन ने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। इस दौरान सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से कामना भी की है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर शब्दों के माध्यम से रामदास सोरेन के निधन पर अपना दर्द व्यक्त किया है और हेमंत सोरेन ने लिखा है कि दिशोम गुरु और उनके बाबा शिबू सोरेन के निधन के एक पखवाड़े के अंदर ही रामदास सोरेन के इस तरह चले जाने की पीड़ा उनके लिए असहनीय है। उनका मन व्याकुल है और व्यथित है। रामदास सोरेन का निधन इस राज्य के साथ मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। इस वजह से जो शून्यता आई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के डकैता गांव में सूर्य हांसदा के परिवार से मुलाकात की है। मरांडी ने पूरे एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए इसे पुलिस द्वारा दी गई हत्या बताया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सूर्या की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं था और गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया। मरांडी का आरोप है कि शव देखकर साफ पता चलता है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस घटना की जानकारी नहीं थी तो तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देकर सच्चाई सामने लानी चाहिए थी। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया है कि 11 जून को पंकज मिश्रा के गोड्डा दौरे के बाद सूर्या पर एफआईआर दर्ज हुई थी और मिश्रा ने अपने भाषण में कहा था कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। झारखंड सेना भर्ती रैली के आयोजन से जुड़ी तैयारियों से लेकर अनियमितता के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त निर्देश पर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हमारी संवाददाता से विस्तार पूर्वक अपनी योजनाओं से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र, खाद्य आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। आप भी देखिए पूरी बातचीत। हमारे बीच राजधानी रांची स्थित समाहरणालय के डीसी, जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त यानी कि मंजूनाथ भजंत्री हैं। उनसे जानेंगे हम जो तमाम वो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और कई जिला प्रशासन के कई ऐसे काम हैं जिसे लेकर वो लगातार सख्ती बरत रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे जो आगामी 22 तारीख को सेना भर्ती रैली का आयोजन शुरू किया जा रहा है, इसे लेकर वो अपनी अध्यक्षता में हाल ही में बैठक कर चुके हैं। सेना के द्वारा
22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हमारे रांची में खेल का मैदान में जो फिजिकल टेस्ट जो होती है उसकी होगी और उसके लिए तमाम हम लोग तैयारियां जो राज्य भर से कैंडिडेट्स जो आएंगे उनके लिए हम लोगों ने किए हैं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज सुबह ही राज्य के सभी उपायुक्तों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो खाद्य आपूर्ति है, वितरण है, इसे लेकर तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और हमारे राज्य सरकार की भी जो योजना जो है उसके अंतर्गत भी कि समय जो हम लोगों का राशन वितरण सभी गांव से लेकर शहर में सभी लोगों को राशन कार्ड दारियों को मिले और उसके बारे में हम लोगों को निर्देश मिले हैं। और उसके साथ में जो है जितने भी पीडीएस दुकानदार है उनको भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो है केवाईसी जो करवाना है और किसी तरह का कोई व्यक्ति अगर नहीं लेने आ रहा है तो उसको क्या समस्या है। और ये विद्या वाहिनी के अंतर्गत हम लोग सभी टीचर्स का अटेंडेंस भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और टीचर्स को जो ट्रेनिंग जो होता है ट्रेनिंग भी राज्य सरकार के द्वारा लगातार दे रहे हैं। और हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जो है लगातार स्कूल का इंस्पेक्शंस करते हैं, जिला प्रशासन भी कर रही है ताकि गुणवत्ता जो है इम्प्रूव हो और बच्चे जो है जो उनका आउटकम्स जो है वो बेटर हो। हमारे सहयोगी दीपक के साथ रांची से APN न्यूज़ से मैं तृप्ति, नमस्कार। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिया है और इस संबंध में आई एक बड़ी खबर के मुताबिक जेल में पहले से ही बंद दिनेश गोप को ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेश किया था। न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और बाद में बता दें कि दिनेश गोप झारखंड के कुख्यात उग्रवादी संगठन PLFI के लीडर हैं, जिसका करीब 10 साल पहले तक रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और चाईबासा के कई इलाकों में वर्चस्व था। ये संगठन लेवी वसूली और हत्या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दिनेश गोप जेल के भीतर से भी संगठन को संचालित करता रहा है। इसके अलावा मई 2023 में भी झारखंड पुलिस ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था, जहां से पहले उसे रांची सेंट्रल जेल में रखा गया, फिर सुरक्षा कारणों से और जेल से संगठन चलाने के आरोपों की वजह से समय समय पर अन्य जेलों में भी उसे शिफ्ट किया जाता रहा है। फिलहाल ईडी द्वारा दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद उस पर लेवी से वसूले गए पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग कर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है और इसी मामले में बुधवार को जेल में रहते हुए ही ईडी ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकटा गांव में एक अज्ञात लोगों ने वृद्ध दंपत्ति के घर में ही सर पर वार कर हत्या कर डाली है। बुधवार की शाम करीब 9 बजे घर वालों से सूचना मिलने पर SDPO, DSP सहित मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी गई। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार 65 साल के नवगोपाल साहा उर्फ मथुरा साहा और 55 साल की उनकी पत्नी बीमू बाल साहा 2 दिनों से घर में अकेले थे और परिवार के सभी सदस्य सोमवार को मनसा पूजा में गोड्डा गए हुए थे। शाम करीब 9 बजे परिवार के सदस्य घर पर लौटे और दरवाज़ा बंद मिला। परिजन दूसरे गेट से अंदर जाकर देखने पर पता चला कि दोनों दंपत्ति की मृत्यु हो चुकी है और शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई। वहीं गाँव वालों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की शाम दोनों दंपत्तियों को एक साथ देखा गया था और इस घटना को मंगलवार की देर रात या बुधवार की सुबह अंजाम दिया गया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार का कहना है कि अभी छानबीन चल रही है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाए है। परिवार वाले भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पलामू जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पांकी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक लावारिस गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा छानबीन के दौरान ये कार छत्तीसगढ़ की बताई गई है, जिसका लॉक तोड़ने पर कुल 46,19,900 रुपए कैश बरामद किया गया है।
इस संबंध में गुप्त सूचना में पुलिस को ये बताया गया था कि बीती रात करीब 8:30 बजे एक लाल रंग की संदिग्ध गाड़ी डाल्टनगंज से पांकी की ओर जा रही है और इस सूचना के आधार पर एसपी ने आगे का टास्क पांकी थानेदार राजेश रंजन को सौंपा था, जिसके बाद थानेदार ने अपनी टीम के साथ इलाके में घेराबंदी कर जांच अभियान शुरू किया था और इस दौरान ग्राम तेतराई बलियारी मोड़ के पास संदिग्ध गाड़ी सड़क किनारे खड़ी मिली थी और इस बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि गाड़ी काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी को उसके इर्द गिर्द नहीं देखा गया है और गाड़ी के दरवाजे भी लॉक थे, जिसे पुलिस थाने लेके आई है। फिर पांकी के सर्कल इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कार का लॉक तोड़कर अंदर तलाशी ली गई तो पुलिस को ये कैश मिला है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा है कि जापान वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन में शामिल होने जाने के लिए जा रहा हूं। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स तीनों क्षेत्रों में काम अच्छा चल रहा है और सीएम साय ने आगे कहा कि प्रदेश में भी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर जा रहे हैं। निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। नई उद्योग नीति आने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश आया है और इस दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल में एक मंत्री सरगुजा से, एक मंत्री दुर्ग जिले से और एक मंत्री रायपुर जिले से बनाए गए हैं और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खड़े थे। वरिष्ठ नेता बहुत ही काबिल थे। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है और तीनों नए मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में मंत्रिमंडल एक मजाक बन चुका है और नियम है कि सरकार में 15% ही मंत्री बन सकते हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से विभागीय कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्री को बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई और भाजपा नियम विरुद्ध मंत्रियों की संख्या में वृद्धि कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने कहा है कि गांधी परिवार के किसी भी यात्रा, चाहे निजी हो, उनमें कांग्रेसियों का जाना अनिवार्य होता है। जब तक उस यात्रा में उनकी सहभागिता नहीं होती है, उनकी सक्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो देश को अपने स्वार्थ के लिए तोड़कर शासक बने थे और वे किसी यात्रा की बात करते हैं। उन्होंने पटना में आयोजित इंडी गठबंधन के यात्रा पर कहा कि ये केवल औपचारिकता मात्र है और गठबंधन है जो अपने हितों के लिए समय समय पर वैचारिक मतभेद के बीच एकजुट होने का प्रयास करते हैं। जगदलपुर एकल अभियान के प्रांगण प्रभाग नैपुण्य वर्ग द्वारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के लिए 5 दिवसीय गतिविधि विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अगस्त से 22 अगस्त तक शैंडिक भवन जगदलपुर में आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में तीनों राज्यों के शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। एकल अभियान मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और ग्राम विकास स्वावलंबन के क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ शिक्षार्थियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ ग्राम विकास से जुड़े व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश के चलते वैतरणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से मनोर और पालघर का संपर्क टूट चुका है और मनोर के पास स्थित कोलसा पुल पानी में डूब जाने के कारण मनोर पालघर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की है कि वे इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें और केवल वैकल्पिक मार्गों से ही सफर करें।
वहीं मध्य वैतरणा धरण से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।